वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द स्ट्रीट टॉक्स बैक वेयर वी ट्राई कि हम पाकिस्तान की जो साइलेंस्ड वॉइसेस हैं उनको कोई आवाज़ दे सकें एंड टुडे आवर गेस्ट इज़ मिस्टर जिब्रान नासिर एंड सर अगर आप अपना छोटा सा तारुफ करा दें। Assalamu alaikum ji. I'm a lawyer by profession and also known for being a political and civil rights activist. सर तो जैसे आपने बोला है कि आवाज़ उठाना एंड आई सॉ दिस लिटिल पॉडकास्ट जो काफ़ी आई थिंक थोड़ा पुराना है, तो उसमें आपने बोला था कि जब 2013 में आपने पॉलिटिक्स जॉइन करना सोचा देन योर फैमिली वाज नॉट दैट सपोर्टिंग, सो मे बी इट वाज नॉट ऑलवेज डिसाइडेड प्लान कि इवेंचुअली आपने यहाँ जाना है। एंड ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे जो काम कर रहे हैं इट ऑलवेज मस्ट हैव दैट नोशन दैट यू हैव टू give voice to these and all of these causes. So do you think कि politics is the right platform for that? आपका क्या है? What's your take? कि आपने जब politics में आके काम किया है तो is this a good way to create change? मेरे ख्याल में दो चीज़ों को अगर आप सामने अपने रखेंगे कि एक आपका पैशन कितना ज़्यादा है और दूसरा आप इफ़ेक्टिव कितना होना चाहते हैं। देखिए, अगर आपका पैशन बहुत ज़्यादा है क्रिकेट को लेके और आप बहुत माहिर क्रिकेट बनना चाहते हैं, इफ़ेक्टिव होना चाहते हैं, तो आप अपनी सिर्फ़ गली में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आप अपने वालिदैन से कहेंगे मुझे किसी क्लब में ट्रेनिंग के अंदर दाखिला दिला दें, मैं वहाँ सीखूँगा एंड देन आई विल मेक माय वे अप। बट अगर आपने सिर्फ़ अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, रिक्रिएशन के लिए या फ़िज़िकल एनर्जी एक्सर्ट करने के लिए ही खेल को खेलना है, तो आप नॉर्मल स्ट्रीट क्रिकेट भी खेल सकते हैं, किसी प्राइवेट क्लब में जाके दोस्तों के साथ खेल के आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि मैंने सिर्फ़ थोड़ा-सा कैथारसिस करना है, तो वो तो आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे भी लिख सकते हैं एक ट्वीट, या कोई पोस्टर वगैरह बना दें, ऐसी कोई काम कर दें जो आपके पास स्किल सेट हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने ओपिनियन मेकर बनना है, तो फिर आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी एंगेजमेंट के एवेन्यूज़ हैं। टेक्स्ट एक एवेन्यू है, वीडियो एक एवेन्यू है, फिर वीडियो को भी अट्रैक्टिव करने के लिए रील्स और शॉर्ट्स की अलग-अलग एवेन्यूज़ हैं। और फिर करंट टॉपिक्स पे बात करनी है या हिस्ट्री में डीप डाइव लेनी है या उन इश्यूज़ पे जो पर्वेसिव हैं दहाइयाँ गुज़रने के बाद भी उन पे आपने कोई तबसरा करना है। तो पॉलिटिक्स जो खुद है, बज़ाते खुद पावर पॉलिटिक्स वो है कि जी अगर आप किसी ऐसे मनसब पे पहुँच जाएँ कि आपकी से हो, जब लेजिस्लेशन ड्राफ्ट हो रही हो और पास हो रही हो और उस पे अमल दरामद, तो वो भी एक मौसर एवेन्यू है। बट अब सोशल मीडिया ने ये भी बता दिया है, चूँकि ये इस फ़ोरम से भी आवाम जुड़ती है और एक तरीके से जितने व्यूज़, लाइक्स और शेयर्स आते हैं, इट इज़ नाउ कंसिडर्ड बाय मैनी एंड बाय मोस्ट इन फैक्ट क्वालिटेटिव एंड अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ हाउ पॉपुलर योर ओपिनियन इज़। कि अगर आपकी वीडियो 20-25 लाख लोगों ने देख ली है एक दिन के अंदर, तो इसका ये तो मतलब है कि इसकी कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा हुई है। फिर उसमें तबसरा जो है, क्या वो कितना पोलराइज़िंग है या कितना यूनिफ़ाइंग है, वो तबसरा बता देगा उसके नीचे। तो इसलिए मेरे ख़्याल में अब सिर्फ़ कन्वेंशनल सियासत ही वो एवेन्यू नहीं है। अगर आपका पैशन है तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए भी उसको परस्यू कर सकते हैं, मगर इफ़ेक्टिव की जहाँ तक आप बात करेंगे, तो मेरे ख़्याल में आपको पावर पॉलिटिक्स भी परस्यू करनी चाहिए, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स भी परस्यू करनी चाहिए और उसके लिए एवेन्यूज़ आवाम के लिए सिर्फ़ मुकीत नहीं होने चाहिए कि आप सूबाई असम्बली का या कौमी असम्बली का या सेनेट का इलेक्शन लड़ लें या अब जो थोड़ा बहुत बचा-कुचा हमें लोकल बॉडी का मिल रहा है, आपको सियासत का हक़ तलबा यूनियन के ज़रिए भी, वर्कर यूनियन के ज़रिए भी, हारी यूनियन के ज़रिए भी, किसी भी शोबा जात में लोग हों, उनकी यूनियन के ज़रिए भी आपको सियासत करने का हक़, लोगों को ऑर्गेनाइज़ करने का हक़, उनकी ओपिनियन क्वांटिफ़ाई करने का हक़ होना चाहिए। How safe do you think that is in Pakistan? Because यहाँ पे एक छोटा सा ये इशू है कि काफी चीजों को हम कंट्रोवर्शियल कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने एनिमल राइट्स और अपने काम की बात करूँ, हमने रिसेंटली वी ट्राइड टू गेट सम लायंस ट्री फ्रॉम अ सोसाइटी। अब वो जो सोसाइटी है और जहाँ से हम ये करना चाह रहे हैं, ऊपर से जो लोग हैं दे आर क्वाइट पावरफुल। All the people that we are in conflict with, they are very powerful. So when you are also doing these things, there are obviously going to be people जो शायद इतने खुश नहीं होंगे कि आप ये चीज कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में how safe is it for you to continue with activism? लाहौर के अंदर एक ज़मीन का नक्शा बनाया जाता है, उसकी डिमार्केशन की जाती है, कोई नाराज़ नहीं है, सब खुश हैं। उसकी लीज़ दे दी जाती है, कोई नाराज़ नहीं है, सब खुश हैं। मिडल क्लास और अपर मिडल क्लास को कहा जाता है यहाँ आके प्लॉट खरीदो। वो प्लॉट खरीदते हैं, कोई नाराज़ नहीं, बनाने वाले सब खुश हैं, महकमे इदारे सब खुश हैं, सब पैसा बना रहे हैं। वहाँ सड़कें बन जाती हैं, मॉल्स बन जाती हैं, घर बन जाते हैं। कोई सेफ्टी खतरे में नहीं आ रही, किसी को कोई थ्रेट नहीं है, सब खुश हैं। फिर एक सैलाब आता है और पता चलता है कि ये तो पार्क की सोसाइटी रावी के ऊपर बनी हुई थी। तो क्या सेफ है? कराची में या पाकिस्तान में, इस मुल्क में घर खरीदना सेफ है? एक लीज़ वाले प्लॉट पे, डिमार्केटेड वाले प्लॉट पे जहाँ तमाम एमिनिटीज़ हैं, तहाँ तमाम यूटिलिटीज़ हैं, जिसको बनाने वाले आपको काबीना में नज़र आते हैं, आपको असेंबलियों में नज़र आते हैं। उसको प्रोसेस करने वाले
उसी के साथ आगे अब रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ आप लोगों को कह रहे हैं इन्वेस्ट करो, अपने घर बनाओ, अपने कारोबार लेके आओ। हमारे क्लाइमेट मिनिस्टर स्पेन जाके फ़ख्र से बताते हैं कि पाकिस्तान का शाहकार जो है वो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और जब रावी ने सब डुबा दिया, तो आज बैठ के कह रहे हैं कि हमारे रेस्क्यू वर्कर्स कितने अच्छे, उन्होंने लोगों की जानें बचा ली। कि कन्फ्यूजन है, ये मजाक है, ये हमारी सोचों के और जहनों के साथ मजाक है। हमें मेरे ख्याल में इस काबिल ही नहीं समझती इस मुल्क की रूलिंग एलीट कि ये इज्जत दे सके यार कि इनमें कॉमन सेंस है, ये हमारा झूठ पकड़ लेंगे। तो क्या सेफ है? सिर्फ मुजाहरा करना? आप अपने काम से काम रखें, आप अपनी पूरी ज़िंदगी जमा पूंजी जो है एक आबादी में, एक सोसाइटी में जाके लगा दें, वो तक सेफ नहीं है। आप डूब जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। You mentioned about climate change. So, obviously, what's happening? We have seen that in Karachi. We saw it in Lahore. So, I was researching upon it, and I found this document of 2012, which talked about climate change, and it is a very detailed and a very good document if it was followed. So, एक तो पहली बात है climate change से सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है हमारे जो स्ट्रीट पे भी एनिमल्स और लोग हैं, ये बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ तो मुझे तो क्लाइमेट ने इतना अफेक्ट किया। मेरा घर भी सही जगह पे था और हीट वेव चल रही है तो मेरे पास एसी भी था और बारिश हो रही है तो छत भी था। बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन दी स्ट्रीट्स विद दीस पीपल, तो वहां मुझे पता चल रहा है कि इनकी तो दीवारों में भी करंट आ गई है इस बारिश से, क्योंकि दीवारें तक सही आ गई है। तो दे रियली सफर अ लॉट। बट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग सच पॉलिसीज जिनका कोई कभी फायदा ही नहीं होता? हमारे पास एक और पॉलिसी है जिसका नाम है नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी 2023। लेकिन 2023 के बाद हमेशा जब स्मॉग लाहौर को हिट करती है, पिछले साल से ज्यादा हिट करती है। और मतलब इट्स वेरी लाइक इफ आई एम अ सिटीजन और मुझे लाहौर में एग्जैक्टली पता है किस जगह पर कितना कूड़ा जल रहा है और कोई चेक नहीं लग रहा, तो हाउ इज इट दैट दे डोंट नो? एंड सिमिलरली दिस दिस पॉलिसी ऑफ एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी 2021, जिसके तहत आप कुत्तों को गोली नहीं मार सकते। वी हैव दिस इन पंजाब। आइन कहता है कि जो 300 साढ़े 300 दीवाने एक हॉल में चिल्ला रहे हैं, ये मुकन्नना है, ये लेजिस्लेचर्स हैं। वरना 300 लोग अगर चिल्ला रहे हैं किसी हॉल में, तो क्या हम उनकी सारी बातें मान लेंगे? आइन कह रहा है ये जो बड़े बड़े काले लिबास पहन के 10-12 बैठे हुए हैं ऊंचे ऊंचे तख्तों के ऊपर, ये जजेस हैं, इनके फैसले माने जाएंगे। वरना क्या अथॉरिटी है उनकी? ठीक है, आइन कह रहा है कि तुम शहरी हो। वरना मेरे और उस अफ़गानी में, जिसको आप यहाँ पैदा होने के बावजूद, किसी पाकिस्तानी से शादी करने के बावजूद, उसकी सारी औलाद कारोबार यहाँ होने के बावजूद, आप उसको उठा उठा के वापस अफ़गानिस्तान भेज रहे हैं। तो आइन बताता है कि शहरी कौन है, कौन नहीं है, और किसको हक है यहाँ रहने का, किसको नहीं है। क्या इस मुल्क में आइन पे अमल होता है? क्या ड्यू प्रोसेस पे अमल होता है? क्या फेयर ट्रायल पे अमल होता है? क्या अबडक्शन, स्टेट अबडक्शन आइन के तहत अलाउड है किसी कानून के अंदर? नहीं अलाउड है। क्या तुलबा को ज़लील ख्वार करना, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्स की बात कर लें, और वो अगर हाउस ऑफिसर्स एंड डॉक्टर्स हैं तो उनकी स्टाइपेंड की बात कर लें, या अगर राइट ऑफ एसोसिएशन है आर्टिकल 17 के तहत यूनियन साजी की बात कर लें, आपका कौन सा राइट या कौन से आइन के ऊपर यहाँ पे अमल हो रहा है? तो इसलिए एक बात कहना और ये इस बहस में जाना कि पॉलिसीज़ हैं और पॉलिसीज़ पे अमल नहीं हो रहा, अनफॉर्चुनेटली जब नीयतों का फुकदान होगा और लोग निज़ाम के तहत नहीं चलना चाहेंगे, लोग निज़ाम को अपने मिजाज के तहत चलाना चाहेंगे, उस पे काबिज़ होंगे, तो आप लेजिटिमेसी तो नहीं चाहते अवाम से, क्योंकि आप सिर्फ ब्रूट फोर्स और पावर के ज़रिए रूल करना चाहते हैं। तो जब आप ब्रूट फोर्स और पावर के ज़रिए रन करना चाहते हैं और लेजिटिमेसी में बिलीव ही नहीं करते, तो फिर आप अपनी तस्कीन के लिए या एक छलावा या फसाड बनाने के लिए सिर्फ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में बिलीव करते हैं कि जो न्यूज़ वायरल है उसको एड्रेस करो। तो जहाँ कूड़ा जल रहा है, वहाँ कल कोई आग फैल गई और 10, 12, 15 लोग मर गए या 100 लोग मर गए, उनकी झुग्गियों को आग लग गई, तो आप देखेंगे उस जगह को साफ कर दिया जाएगा फ़ौरन से, क्योंकि वो पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट बन जाएगा। इसीलिए अब ये जब रावी आ रहा है और पानी बह रहा है, तो इन लोगों को बचाना और इन लोगों की जान और माल और कश्ती में बैठ के वज़ीर आला का निकल जाना, ये पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट है। वरना जब इन जगहों पे दरख्त काटे जा रहे थे, इन जगहों पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी जा रही थी, या आप ये तबाह कर रहे थे पूरा इनका रिवर बेल्ट, या आपने ऊपर पहाड़ों के अंदर डिफॉरेस्टेशन करके या माइनिंग करके जो चैनल है जिससे पानी आता है और रुकता है, एक नेचुरल फिल्टर भी होता है पानी को रोकने का, कुदरत ने निज़ाम बनाया है, उस पे तो आप तवज्जो नहीं दे रहे। मगर अब गिलगित बल्तिस्तान में फलां गाँव को बचा लो और फलां गाँव के लिए हम ये रिलीफ अनाउंस कर रहे हैं, फलां रिलीफ अनाउंस कर रहे हैं, बिकॉज़ राइट नाउ इट इज़ अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट, बिकॉज़ इट्स ट्रेंडिंग, इट्स इन द न्यूज़। तो हम उन इश्यूज़ को सिर्फ एड्रेस करते हैं जब हम सिर्फ ब्रूट फोर्स और पावर से रूल करना चाहते हैं। और वो भी इसलिए चूँकि अब सोशल मीडिया एक ऐसा बीस्ट है जो कि जितना भी कंट्रोल करना चाहें, कंट्रोल नहीं हो सकता। अगर आप सोशल मीडिया से ज़रा भी मुतासिर नहीं होते, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने सोशल मीडिया विंग्स ना बनाती। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पैसे दे के हायर नहीं करती सोशल मीडिया एजेंसियाँ जो आपके टॉपिक्स को ट्रेंड कराती हैं, जो आपके हक में झूठे ट्वीट्स कराती हैं। और आईएसपीआर जो है वो हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाके तुलबा को अटेंडरशिप के नाम पे
5th जनरेशन वॉर का सिपाही नहीं बना रहा होता कि 5-5, 600 बच्चे उठाओ और उनको बॉट्स बना के इनसे भी फेक प्रोपेगेंडा कर। तो क्या फिर हम अगर व्हाट्स द सॉल्यूशन टू दिस बिकॉज़ डू वी ऑलवेज वेट फॉर थिंग्स टू गो सो बैड कि फिर रेस्क्यू टीम और तब जाके इनको होश आएगा कि हम अब बचाते हैं, हम अब वो एक्शन लेते हैं। लाइक हाउ डू वी एड्रेस दिस? हाउ डू वी मेक अ बेटर फ्यूचर फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन? हमने तो सोचा था ना, हमने किया है, हमने जजेस हायर किए, उनको तनख्वाहें दी, उनको मराद दिए, मगर वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो आइन के हक में नहीं बैठे, हम तो अवाम के हक में नहीं बैठे, हम तो अरबाब इख्तियार के हक में बैठे हैं। वो कहेंगे कि 8 फरवरी के इलेक्शन का ये रिजल्ट था, तो हम कहेंगे ये रिजल्ट है। वो कहेंगे कि रिजर्व सीट उसको नहीं मिलनी चाहिए जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो हम बाकियों में बांट देंगे। तो वो कहेंगे कि जी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ज़रूरी है सिविलियंस के, बेशक उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो कि मिलिट्री कोर्ट की डायरेक्ट वायलेशन करता है, तो हम कहेंगे वो भी अच्छा है। इसी तरीके से जो पार्लियामान बैठी हुई है, अगर वो कहेगी कि जी 90-90 दिन के लिए लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन दे दो, अगर उन पे शक हो कि वो दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं, तो पास कर दो ये लॉ, कोई मसला नहीं है। तो अगेन वी आर बीइंग रूल्ड बाय ब्रूट फोर्स एंड पावर। आपने इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं, अवाम के पास है। हर 5 साल बाद जाइए, डब्बे में वोट डालिए, 8 फरवरी को वोट डाला, क्या निकला? ये छोड़ दीजिए कि जिसको वोट डाला वो कितना काबिल है, वो कितना फ़ाल है, वो कितना इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है? अगर कोई खान साहब की वीडियो दिखाता है कि मेरे अलीम खान से इसलिए ताल्लुकात ख़राब हो गए चूँकि उसने रावी पे ज़मीन ली थी इतने एकड़ों और वो उसको लीगलाइज़ करना चाह रहा था, तो खान साहब की वो वीडियो भी याद होनी चाहिए जब वो कह रहे थे कि अलीम खान का कौन-सा बाप सियासत में है, हम इन आम लोगों को सियासत में लेके आए हैं, इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। उनका तारुफ़ और दम भी खान साहब ही भर रहे थे। तो इसलिए मैं इस बहस में नहीं जाऊँगा कि वो सियासत कितनी क्लियर है, कितनी ब्लैक एंड व्हाइट है, मुतनाज़ा नहीं है और प्रिंसिपल्ड है। मगर वो अवाम की ख्वाहिश थी, वो अवाम की सोच थी। इस अवाम को ज़्यादा तस्कीन मिलेगी अगर उनको पता हो कि हम जो भुगत रहे हैं, वो हम अपने फ़ैसले भुगत रहे हैं। यहाँ तो ये है कि अवाम पे फ़ैसले मुसल्लत किए जाते हैं और फिर अवाम को कहा जाता है कि भुगतो भी अब। हुँ। जबकि वो उनका फैसला भी नहीं था, ठीक है? और जो अवाम का वोट लेके आएगा ना, वही अपने आप को समझेगा अकाउंटेबल। तो अगर कहीं बेहतरी होगी, तो वो पीटीआई की जमात में होती, चूँकि उनको पता है यार हम अवाम के वोट से आए हैं, तो अगर हमारी कोई पास खराब था या पॉलिसी फ्लॉड थी, चाहे वो इलेक्टेबल्स को लेके थी या कोई और चीज़ थी, तो आप तो तवक्को करते कि खान साहब और पीटीआई बेहतरी की तरफ जाएगी, चूँकि उनको एक बर्डन होगा कि हम अवाम के वोट से आए हैं। मगर अगर आप किसी को ये कह रहे हैं कि यार तुम्हें कैंपेन करने की भी ज़रूरत नहीं है और डब्बे में अगर 1 वोट भी निकलेगा, तो हम उसको 1 लाख लिख देंगे फॉर्म 47 में और तुम एमएनए बन जाओगे, तो जब उसको किसी से वोट माँगने की ज़रूरत नहीं है, तो उस वोट के अगेंस्ट उसको जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को हुँ। अकाउंटेबल ही नहीं समझता। वो ये कह रहा है कि जिसने मेरे डब्बे में 1 को 1 लाख किया है ना, उस 1 को खुश रखो। वो 1 खुश हो जाएगा तो मेरे सारे काम हो जाएँगे। इसलिए हम बर्बाद हैं। So when we are talking about all of these issues और हम इंसानों के issues को even when we talking about you as a person, you have voiced ethnic minorities and religious minorities and generally जो भी इंसान है, and I think there was a common theme in whatever you do, that is कि हर इंसान एक सर्टेन रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है वो उसका बेसिक राइट। सो एज अ पर्सन हु हैज नॉट वेरी विविडली एंड वेरी उस तरह से आपने एनिमल राइट्स को कभी उस तरह से परस्यू नहीं किया, सो एज दैट पर्सन डू यू थिंक कि पाकिस्तान में पहली बात क्या एनिमल क्रूल्टी है? अगर है तो आपके नजरिए में क्या है? और तीसरी बात यह है कि क्या हम जिस डिग्निटी और रिस्पेक्ट इंसानों को एलोकेट करते हैं, क्या उनके हकदार ये भी हैं? देखिए, एनिमल डिग्निटी, एनिमल राइट्स ह्यूमन डिग्निटी से जुड़े हुए हैं। डिग्निटी जो का जो कॉन्सेप्ट है मेरे ख़्याल में वो सेल्फ अवेयरनेस से जुड़ा है। जब आप ये एहसास कर लेते हैं कि मैं इंसान हूँ और मेरे पास फ्री विल है, यानी कि मेरे पास ख्वाहिशात हैं, मुझे ख्वाब आते हैं और सुबह उठ के वो मुझे ख्वाब याद रहते हैं और वो ख्वाब एक अच्छे कल के और बेहतर कल के, नेक ख्वाहिशात, नेक उमंगों के हैं, तो आप अपने लिए बेहतर एक्सपेक्ट करते हैं। वहाँ से डिग्निटी का कॉन्सेप्ट आता है कि मुझे आज़ादी चाहिए सोचने की, मुझे आज़ादी चाहिए बोलने की, मुझे आज़ादी चाहिए इज़हार की, मुझे आज़ादी चाहिए आमद-रफ़्त की, मुझे आज़ादी चाहिए तिजारत की, मुझे कोई भी किसी पिंजरे के अंदर जो है बंद ना कर दे बगैर मेरी किसी गलती के। अगर कोई कवानीन कवायद बने हैं तो उनके मुताबिक चल के मेरे साथ डील किया जाए। ये जो सेल्फ अवेयरनेस है कि आप अपनी शनाख्त करते हैं, उससे डिग्निटी का कॉन्सेप्ट निकलता है। तो जब आप अपनी शनाख्त करेंगे कि मुझे ये आज़ादियाँ चाहिए और आप उसमें बिलीव करेंगे, तो आपके इर्द-गिर्द जो जानदार हैं, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई फूल हो, चाहे वो कोई पत्ता हो, वो घास हो, आप उसका या दरख्त हो, आप उसका उसी तरीके से ख़्याल करेंगे, उसका उसी तरीके से एहतराम करेंगे चूँकि ये तमाम इकोलॉजी जुड़ी हुई है। आपने शुरू में एक बात की कि मुझे अपने घर में बैठे हुए क्लाइमेट चेंज का शायद इतना एहसास या इम्पैक्ट ना हो रहा हो। जब 2 या 3 डिग्री पूरी दुनिया का क्लाइमेट बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो अगर आपके जिस्म पे या आपकी स्किन के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको हीट का नहीं फ़ील हो रहा, शायद उससे ग्लेशियर्स के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा हो।
जो भी हम देख रहे हैं, जो बह रहे हैं सारे, शायद उससे दरख्तों के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा हो, शायद उससे माइग्रेटरी बर्ड्स पे इम्पैक्ट आ रहा हो, शायद उससे बीज और उनकी पॉलिनेशन पे इम्पैक्ट आ रहा हो। और जब इनका इम्पैक्ट आएगा तो हो सकता है आपको अभी 2 दिन में नहीं मगर 20 साल के अंदर आने वाली नस्ल तबाह हो जाए इस 2-3 डिग्री के फ़र्क से ही। तो इसको इस तनाज़ुर में देखना है, चूँकि देखें हम जो जनरेशन है, हमें तो पकी-पकाई मिल गई ना। हम तो पैदा हुए तो इंसान सड़कें बनाना सीख चुका था, पक्की। गाड़ी बनाना सीख चुका था, खंबे से खंबी बिजली ले जाना सीख चुका था। हम तो बहुत सारे तब पैदा हुए जब इंटरनेट भी ईजाद हो चुका था, तो हमें तो पकी-पकाई मिली, ठीक है? यूएन भी बन चुकी थी, जंग के रूल्स भी बन चुके थे, वो खैर अब हमने साबित कर दिया कि वो मैटर नहीं करते, हम सारे प्रिमिटिव और ट्राइबल हैं एंड इट इज़ ऑलवेज़ रूल ऑफ द प्रेरोगेटिव, देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि इस हर चीज़ का एक इम्पैक्ट है और इसीलिए बड़े लीडर्स वो होते हैं जिनका विजन बड़ा होता है, जो दूर अंदेश होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करते अपने आप को और ऑब्सेस नहीं करते, जो इस वक्त इन न ना है यानी कि पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। वो मुश्किल फैसले भी लेते हैं कि आज अवाम को पसंद या समझ में नहीं आ रहा, 10 साल बाद अवाम को इससे फ़ायदा होगा, उसी को तो हम लीडर कहते हैं कि जिसका विजन बड़ा हो। तो जिसका विजन बड़ा होगा वो इस क्लाइमेट चेंज को भी मरूज़ गौर रखेगा, वो इस चीज़ को भी गौर रखेगा कि जब हम इंसानों को बदतर ट्रीट करेंगे, तो इंसान अपने इर्द-गिर्द और इंसान से उसकी इंसान होने का तसव्वुर छीन लेंगे, तो वो भी एज़ एन एनिमल ही रिएक्ट करेगा। एनिमल से वही मुराद है, जो हम एनिमलिस्टिक बिहेवियर की बात करते हैं कि वो सेल्फिश हो जाएगा और वो सिर्फ़ अपनी प्रिज़र्वेशन के लिए काम करेगा, वो पड़ोसी के बारे में भी नहीं सोचेगा। और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमारे इर्द-गिर्द जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, उन पे आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंसानों के जो एनिमल राइट्स हैं वो ह्यूमन डिग्निटी से जुड़े हुए हैं, ह्यूमन लाइफ से जुड़े हुए हैं। जब आप किसी जानवर को मार के, तकलीफ दे के उसको एक्सटिंक्ट कर देते हैं या उसको उस जगह से गायब कर देते हैं, तो आप उस जगह की इकोलॉजी तबाह करते हैं। जब उस जगह की इकोलॉजी तबाह होगी, तो वहाँ जो रहने का ढंग-संग हर जानदार का है, इंसान बाशमूल, वो इम्पैक्ट करेगा। तो वो जो जजमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो उस बड़े विज़न को लेके है। तो चूँकि यहाँ पे अब इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता, उनके साथ बहुत बुरा रवैया किया जाता है और इंसानों से कहा जाता है तुम खुद भी अपने आप को इंसान ना समझो और इस ह्यूमन क्रूरल्टी बहुत ज़्यादा है, तो एनिमल क्रूरल्टी तो होना फॉरगिवन है। और जिस तरीके से वो इंसान सेफ है जो बड़े बंगले में है, बड़े घर में है, आलीशान है, इसी तरीके से उनके घर में जितने एक्सोटिक एनिमल्स हैं और जिनको नहीं भी होना चाहिए और जो नॉर्मल आपके पेट्स होते हैं, कैट्स और डॉग्स, उन कैट्स और डॉग्स की ज़िंदगी उन तमाम कैट्स और डॉग्स से बहुत बेहतर है जो गरीब की तरह सड़कों के ऊपर है। सो व्हाई डू यू थिंक कि एनिमल अब्यूज का जो हमारा है ना, व्हाट्स द फाउंडेशन ऑफ इट? कराची का एक केस था, मेरे ख्याल है 1 साल पुराना। तो उसमें कुछ लोगों ने ना, एक पपी था, वो किसी ऊपर बिल्डिंग में 4थी-5वीं मंजिल पे गया था, उठाया उसको, टांग से घुमाया, उसको नीचे फेंका और बाकी सारे लोगों ने रिकॉर्ड किया, दे वर वेरी हैप्पी। हमारा इस तरह के केसेस करते हुए व्हाट्स द रीजन, व्हाई डोंट पीपल डू दिस? देखिए, मैं उस मख़सूस इंसान के बारे में तो नहीं बात कर सकता कि उसने ऐसा क्यों किया और अगर मैं कहूँगा तो मैं ख़ामख़ा अपने आप को बड़ा कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट बता रहा हूँगा। बट जब आप इंसानों को डिह्यूमनाइज़ करना शुरू करते हैं एज़ अ सोसाइटी, तो हमें अपना गुस्सा अक्सर कहते हैं ना, अब्यूज़ इज़ अ साइकिल। इफ यू आर अब्यूज्ड एज़ अ चाइल्ड, देयर इज़ अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी दैट यू विल स्टार्ट अब्यूजिंग चिल्ड्रन व्हेन यू ग्रो ओल्डर एंड यूजुअली चाइल्ड अब्यूज़र्स हैव अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग अब्यूज्ड बाय देमसेल्व्स। तो जब आपको किसी ने बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया होता है, दबाया होता है, अब्यूज़ किया होता है, तो आप अपनी विक्टिम की तलाश में निकलते हैं, जिसके ऊपर आप वो प्रोजेक्ट कर सकें और रिफ्लेक्ट कर सकें। अगर आपको कोई इंसान मिल गया, तो बहुत बेहतर है, वरना आप कोई खरगोश ढूँढ लेंगे, कोई बिल्ली का बच्चा ढूँढ लेंगे, कोई कुत्ते का बच्चा ढूँढ लेंगे, ठीक है? और आप उस बेज़ुबान के ऊपर ये ज़ुल्म और जबर करना शुरू कर देंगे। तो अब्यूज़ का जो साइकिल है, वो ये रिपीट करता है, चूँकि आपको अपनी सेल्फ वर्थ लेने के लिए कि मैं कहीं तो कमांड में हूँ, आप किसी ऐसी चीज़ को नुकसान पहुँचाते हैं जो आपके कंट्रोल में आ जाए मुकम्मल तौर पे। बजाय इसके कि उससे लड़ें जिसने आपको इनिशियली अब्यूज़ किया था, जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर है। तो अगर मुझे कॉरिडोर्स ऑफ पावर दबा रही है और मैं जाके किसी गरीब के ऊपर वो गुस्सा निकालूँ, तो मैं तो बहुत ही कोई बीमार दिमाग हूँगा। सेहतमंद दिमाग तो मैं तभी हूँगा कि अगर मुझे पता हो कि कॉज़ ऑफ मेरा पेन क्या था और मैं उसी को जाके एड्रेस करूँ और उसी अपने बुली से लड़ूँ। ये नहीं कि मैं बड़ा मुझ पे बुली था तो मैं अपने छोटे के ऊपर बुली बन जाऊँ। मैं बड़े को ही जवाब दूँ, स्टैंड अप टू द बुली एज़ अपोज़्ड टू बिकमिंग अ बुली योरसेल्फ। You also had this, I think, it's that what Google is saying, हुँ। never forget Pakistan.
जी। और उसपे उसका पूरा जितना मैंने उसपे पढ़ा है, इट वाज़ अबाउट गिविंग सम सॉर्ट ऑफ रिकॉग्निशन टू पीपल हू हैव डन समथिंग इन पाकिस्तान। इट वाज़ वेरी अवेयरनेस बेस्ड। एंड जब मैंने ये सारा काम शुरू किया था, तो मैं जब छोटी थी, जब नहीं करती थी, तो मुझे था ये अवेयरनेस वाले जो लोग हैं ना, ये शायद थोड़ा स्कैम है, क्योंकि ये कर क्या रहे हैं? हुँ। और मुझे जब मैं बड़ी हुई, तो आई ऑलवेज़ वांटेड कि आई शुड बी प्रो एक्शन, और मैं तो जाऊँगी सड़कों पर, मैं खुद काम करूँगी। और खुद काम करके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी इन लोगों को, तो मैं इनका वो जो एक कॉन्सिक्वेंस है ना, उसको डील करती रहूँगी, बदलाव नहीं आएगा। हाउ मच डू यू थिंक अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है? हाउ मच डू यू थिंक फील्ड वर्क इम्पोर्टेंट है? और आर दे इक्वली इम्पोर्टेंट एंड शुड बी डन टुगेदर? मेरे ख़्याल में अवेयरनेस से ज़्यादा इस कौम को ऑर्गेनाइज़ेशन की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइज़ेशन के मौक़े की ज़रूरत है। बहुत सारी अवेयरनेस लोगों को ऑलरेडी है। देखें, ऐसा भी नहीं है कि लोग जो है बिल्कुल ही अकल से पैदल हैं और उनको पता ही नहीं कि उनके हक़ में क्या है। सर्दी लगेगी, आपको इतनी अकल है ना, स्वेटर पहनना है। हुँ। गर्मी लगेगी, आपको पता है कि जैकेट उतारनी है। ठीक है? हर एक को इतनी अकल है। इश्यू इसी तरीके से अगर मैं तुलबा की बात कर लूँ, तुलबा की बात मैं अक्सर इसलिए करता हूँ क्योंकि ये वो तबका है ना, बहुत छाँट-छाँट के 70% पाकिस्तान की यूथ है इस वक़्त। इस यूथ में कितनी परसेंटेज है जिनको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला हुआ है? इतनी सी रह गई, क्रीम रह गई, क्रीम आला क्रीम रह गई वो। उस क्रीम तक कोई इख्तियार नहीं है, उनके इम्तिहान का पर्चा आउट हुआ है। वो कोई बात करें, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है। उनके इम्तिहान का पर्चा आउट का नहीं हुआ तो आउट ऑफ सिलेबस इम्तिहान आ गए। उनकी अटेंडेंस के इश्यूज़ हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ हैं, उनकी अकोमोडेशन और बोर्डिंग लॉजिंग के इश्यूज़ हैं, उनका स्टाफ से या फैकल्टी के हाथों हरास होने का इश्यू है, उनका स्पाई होने का इश्यू है, उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग होने का इश्यू है, उनका यूनिवर्सिटी हॉस्टल में से अबडक्ट होके सिक्योरिटी फोर्सेस ले जाएँ, ये इश्यूज़ हैं। ये तमाम तर इश्यूज़ के अंदर इनको ऑर्गेनाइज़ होने की इजाज़त ही नहीं है कि ये अपने आप को एज़ अ स्टेक होल्डर मनवा सकें। क्यों पाकिस्तान के तुलबा पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से फ्रॉम कराची टू केपी मेरे इनबॉक्स में कहते हैं सर ये इशू रेज़ कर दें। क्यों? क्योंकि अगर वो इशू रेज़ करेंगे, कोई एक इंसान जिसकी पोस्ट वायरल जाएगी, उसको प्रिंसिपल आके कहेगी कि तुम कल कॉलेज आओ, तुम्हें मैं निकालती हूँ। तो अपना हक मानने की उसको सिखाया जा रहा है कि सज़ा है। तो आप इनग्रेन कर रहे हैं इन द ब्राइटेस्ट माइंड्स ऑफ पाकिस्तान दैट द ओनली वे टू सर्वाइव इन पाकिस्तान इज कंप्लाई, कंप्लाई एंड कंप्लाई। नेवर अप्लाई योर माइंड, डोंट अप्लाई, ओनली कंप्लाई। ये आप उसको नसीहत देते हैं, ये उसको आप तालीम देते हैं, ये आप उसको तहज़ीब देते हैं और फिर आप बोलते हैं हम सारे लकीर के फ़कीर क्यों बन जाते हैं, में रेवोल्यूशनरी स्पिरिट क्यों है? क्योंकि आप उसको डिह्यूमनाइज़ करके उसके अंदर जो एक खुद मुख्तारी का जज़्बा है, एक डिग्निटी का जज़्बा है, एक सेल्फ प्रिजर्वेशन का जज़्बा है, उसको ख़त्म कर देते हैं। और अगर वो ऑर्गेनाइज़ हो जाएँ कि एक तुलबा को आपको पूरा बैच तो यूनिवर्सिटी नहीं निकाल सकती ना, यूनिवर्सिटी चलेगी कैसे? तो पूरे बैच को एक सफ़ में आप कभी खड़ा नहीं होने देंगे। तो ये बड़े डिवाइसिव तरीके से यूनिवर्सिटीज़ जो हैं और जो हमारे एकेडमिक बोर्ड्स हैं और हमारी हुकूमत जो है काम करती है कि इनको फंक्शंस में बाँटो, इनको आइसोलेट करो, इनको साइलोज़ में डालो ताकि ये कभी ये फ़ोर्स ही ना बन सकें। और आज अगर तुलबा को आप फ़ोर्स बनने दें तो सिर्फ़ कैंपस के इश्यूज़ नहीं होंगे। आपके पेट्रोल महँगे होने के इश्यूज़, आपके क्राइम बढ़ने के इश्यूज़, आपके मईशत के इन्फ्लेशन के इश्यूज़, आपके पेरिशेबल के महँगे होने के इश्यूज़, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ या जो अवाम के नाम पे करोड़ों अरबों कर्जा लिया जाता है डॉलर, वो सारे इश्यूज़, इन सब पे बात करेगी, सुतलवा बात करेंगे क्योंकि उनको इस चीज़ का शऊर है, मगर उनको ऑर्गेनाइज़ नहीं होने दिया जा रहा। तो उनके लिए वाहिद जो ऑर्गेनाइज़ेशन का तरीका रह जाता है, वो सियासी पार्टियाँ हैं, जहाँ वो वोटर्स बन के, सोशल मीडिया की टीम बन के या जलसों में खड़े होके नंबर्स तो स्वेल कर देते हैं, मगर क़यादत सियासी पार्टी की उनमें से नहीं आती। सो जब हम पाकिस्तान में कोई भी काम कर रहे हैं, स्पेशली जो एनजीओज कर रही हैं, जो अभी इवन फ्लड रिलीफ के लिए भी मुझे लगता है गवर्नमेंट अपना बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना, अपनी अप्रिसिएशन ले तो रही है, बट अ लॉट ऑफ एनजीओज आई हैव सीन दे आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क। लेकिन एक पॉइंट आता है कि आप जितना भी एक्टिविज्म कर ले, जितना भी काम कर ले, समटाइम्स यू फील यार आपने बहुत किया, खुशी होती है, लेकिन देयर इज दिस फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। तो आपको क्या कभी लगता है कि बिकॉज यू हैव बीन इन पॉलिटिक्स फॉर अ व्हाइल, and there are a lot of like you are not getting that sort of power that I believe at least that you should. अगर आप किसी सियासी पार्टी में लड़ना चाहते हैं इलेक्शन, तो आपको सियासी पार्टी के बड़ों को खुश करने की ज़रूरत है, क्योंकि टिकट तो वो बाँटते हैं। ये अमेरिका तो नहीं कि आपके प्राइमरीज़ हो रहे हैं, कि डेमोक्रेटिक पार्टी के कंट्रोल में नहीं है, कि कौन डेमोक्रेटिक पार्टी का नॉमिनी बनेगा किसी शहर में, बेशक वो मेयर के लिए हो, कांग्रेस के लिए हो या सेनेट के लिए हो। वो विद इन डेमोक्रेटिक पार्टी सारे कैंडिडेट लड़ेंगे और सारे वो वोटर्स जो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ रजिस्टर्ड हैं, वो अपना कैंडिडेट खुद चुनेंगे कि हमने इलेक्शन में किसको उतारना है। तो वो टिकट इशूइंग पावर जो है वो पार्टी के हेड से निकल के अवाम को दे दी गई।
तो फिर आप तब भी किसी पार्टी को ज्वाइन करके पार्टी में सर्वाइव करें, चूँकि आपको पता हो कि पार्टी चेयरमैन के हाथ में नहीं है मुझसे टिकट लेना। मेरे अपने हलके की आवाम जो है मुझे कुछ अथॉरिटी और कवरेज दे रही है, व्हिच शुड अलाउ मी द कैपेसिटी कि मैं अपनी पार्टी की चेयर से भी डिसएग्री कर सकूँ। और ये इसलिए ज़रूरी है कि मैं आपको मिसाल दूँगा कि आज बहुत से लोग शायद मेरी बातें सुन के कहेंगे कि भई आप तो ये मिलिट्री के हवाले से बात करते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए और मिलिट्री एनक्रोचमेंट कम होनी चाहिए। तो देखिए पीटीआई भी तो यही बात कर रही है, इसलिए तो खान साहब जेल में हैं। 2013 से लेके 2022 तक पीटीआई मुझ पे तनकीद ये करती थी कि आप ये क्या बातें कर रहे हैं। वो जब उनके हालात बदले तो उनका नज़रिया बदला। मेरा मानना ये है सियासत में कि आपके ज़ाती हालात आपका नज़रिया ना बदलें, ठीक हुँ। है? मुल्क के हालात आपका नज़रिया बदलें, आपके ज़ाती हालात आपका नज़रिया ना बदलें। क्योंकि कल को फिर कोई चला जाएगा अवान इक़्तिदार के अंदर और फिर अगर उसके ताल्लुकात और हालात बेहतर हो गए, उसका नज़रिया बदल गया तो हम कहाँ खड़े होंगे? तो इसलिए ये सा एक कहावत है ना, अ, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ये कुत्ता नहीं है बाय द वे, ये पता है आपको? ये कुत्ता है। धोबी जो पीटते हैं, जी। साहब आपने देखी होगी वीडियो, धोबी यस। घाट के ऊपर वो पीट रहे हैं, उसको कुत्ता कहते हैं। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ठीक है? तो वहाँ भी हमने वो कुत्ते को ले आए कि शायद कोई कुत्ता जिसको कहीं जगह नहीं मिल रही रहने के हुँ। लिए। तो इस आप बेहतर है कि अपने नज़रिए के साथ खड़े रहें और अगर अपना काम करते रहें एंड इवन इफ आई डू नॉट विन एन इलेक्शन और गेट पावर, as long as my views are able to influence people, as long as my views are able to force my competitors to up their game and improve their politics, I think सर्विस हो जाएगी जो पब्लिक सर्विस करनी है। Lastly, what advice would you have for people like me? For example, I always used to write in my essays in university. You know, there are some idiots in the world who think they can change the world, and I'm proudly one of them. So, जो मेरे जैसे लोग हैं, जो यंग हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई चेंज ला सकें, आप अपनी तरफ से उनके लिए क्या एडवाइस देंगे? नहीं, दुनिया तो नहीं बदल सकते हम, ठीक है? चूँकि दुनिया एक फसाड है और दुनिया में ऑनेस्ट प्लेयर्स नहीं है। आज की दुनिया, मॉडर्न दुनिया क्या है जिसको आप यूनाइटेड नेशंस चार्टर कहते हैं, वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? आपकी ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस से। वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? आपकी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से। क्या होता आया है पिछले 600 साल के अंदर कि अमन के नाम पे जो पावरफुल ग्रुप्स होते हैं, जो जंग के विक्टर्स होते हैं, वो अपने आप को रीग्रुप करते हैं, अपने एसेट्स रीऑर्गेनाइज़ करते हैं और एक ट्रीटी लेके कि अब सिर्फ़ अमन होगा, उसके नाम पे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। यही पहले यूरोप में हुआ, अपना थ्रू ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, फिर वर्सेलिस के ज़रिए यही आपने मिडल ईस्ट में पॉलिसी अपनाई और यूएन के बाद आपने पूरी दुनिया के अंदर वो अपनाई। तो देखिए वी आर द जनरेशन व्हिच आर लाइव स्ट्रीमिंग अ जेनोसाइड, राइट? तो किसको आपने बदलना है? कौन मॉरल पुलिस है दुनिया की? हू इज़ होल्डिंग अ लाइट टू द वर्ल्ड? नोबडी इज़। आप अपना ही इतराफ़ में तब्दीली बेहतर ले आइए, ठीक है? जैसे हम कहते हैं ना कि कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान का वक़्त हुआ जाता है। तो आप अपने मज़ावात के अंदर ही जो है तालीम दे दीजिए, दावत दे दीजिए अच्छे की कि हई अल सलाह, हई अल फलाह। इसी पैगाम को कह के फलाह की तरफ आओ, बेहतरी की तरफ आओ, दीन की तरफ आओ। अगर दीन आपकी इंस्पिरेशन है, अगर कोई और दुनियावी तालीम आपकी इंस्पिरेशन और आपको लगता है उसमें भलाई है, तो उसको लेके अपने इर्द-गिर्द नवा के लोगों को आ जाइए। हाँ, जहाँ आप ये सोचते हैं कि नहीं मुल्क का मसला जो है वो सियासत को बेहतर करने से होगा, ठीक, और मैं उससे डिसएग्री नहीं करता, वहाँ कम से कम हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये पॉलिसियाँ जिनका ज़िक्र आप शुरू में कर रहे थे या बड़े-बड़े एग्ज़ेक्युटिव डिसीज़न या काबीना में 10 नेक लोग आ जाएँ जिन्होंने पहले कभी सियासत नहीं की इसलिए उनका कैरेक्टर साफ़ है और ये इल्ज़ाम नहीं है, इससे तब्दीली नहीं आएगी। आपको सिस्टम हमेशा ऑटो पे, कामयाब मिल वही होती है, कामयाब फैक्ट्री वही होती है जहाँ ऑटो पे चल रही होती है असेंबली लाइन, उसी की प्रोडक्शन और कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ती है। ऑटो पे लाने के लिए सिस्टम को आपको इस मुल्क में स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की ज़रूरत है। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हैं कि आवाम के रियासत के साथ एंगेजमेंट के और सियासत में इन्वॉल्वमेंट के एवेन्यूज़ बढ़ाइए। तलबा यूनियंस फ़ाल कीजिए, आम कीजिए, ताकि पाकिस्तान का जो मेजॉरिटी है, इस वक़्त यूथ है, उसको सियासत में हिस्सा और एंगेज डालने का हिस्सा हक मिले। आपके जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनको ना सिर्फ फाल कीजिए, ना सिर्फ उनके इलेक्शंस करवाइए, बल्कि लोकल गवर्नमेंट्स को एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली और लेजिस्लेटिवली, कानूनी तौर पे, इंतज़ामी तौर पे और बजट के तौर पे ऑटोनोमस कर दीजिए, आज़ाद कर दीजिए। दैट इज़ द विज़न ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि मेरे मोहल्ले के और मेरी अगली 40 गलियों के मसले मेरे मोहल्ले में मौजूद यूसी के ज़रिए हल हो सकें। मुझे किसी सेक्रेटरी की या किसी मिनिस्टर की पर्ची ढूँढ के
जो हुँ। पिरामिड ऑफ पावर बना हुआ है स्ट्रक्चर, कि ऊपर एक ग्रुप के पास सारी पावर है, उस तक जब तक आपकी फाइल नहीं पहुंचेगी तब तक आपका मसला हल नहीं होगा। मसला ये बेस ऑफ द पिरामिड में हल होना चाहिए, तभी ये पिरामिड जो है स्क्वायर की शक्ल ले लेगा, ठीक है, बल्कि फ्लैट प्लेन बन जाएगा। चूंकि आपका यूसी नाजिम इतना फाल होगा जितना कोई मिनिस्टर होता है, चूंकि वो ऑटोनोमस होगा इन चीजों के मामले के अंदर। और तीसरा, जो आपकी असल मईशत का पहिया चलाने वाली फोर्स है, जो आपके लेबरर्स हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, और वो अलग अलग है। वो रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे शेफ्स और कुक्स हैं, वो अगर खेत है तो वहाँ पे वो किसान हैं, वो अगर फैक्ट्री है तो वहाँ पे लाइनमैन है और बाकी लोग हैं। जब तक आप इनको इक्वल बारगेनिंग पावर नहीं देंगे, पाकिस्तान में मिनिमम वेज पे कोई काम नहीं करता, मिनिमम वेज पे अमल ही नहीं होता। अभी आप जिस सूबे में बैठी हैं, यहाँ सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के साथ 8,500 से ज्यादा फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड हैं। मगर जब आप इनसे जाके रिकॉर्ड लेंगे कि इन 8,500 फैक्ट्रियों में से आपने किसको आज तक मिनिमम वेज पे फाइन किया, ये आपको मिनिमम वेज की एक कंप्लेन नहीं दिखा सकेंगे जो इनको मौसूल हुई। तो क्या हम ये मान के चलें कि सबको बर वक्त तनख्वाह मिलती है पाकिस्तान में? नहीं, इसको ये मान के चलें कि जो आपका लेबर इंस्पेक्टर जाता है वो गेट से ही अपनी खर्ची पकड़ता है और वापस चला जाता है, वो कभी मुआयना ही नहीं करता, ना उसके दफ्तर तक पहुंचने को किसी को रसाई दी जाती है। तो लोगों को बेवकूफ ना समझें, हाँ, ये समझें कि लोग कमजोर हैं, जुड़ जाएंगे, यूनिफाई हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। सारा गरीब तबका, सारा मजदूर कश तबका, मेहनत कश तबका अपना हक लेना जानता है। उनको आप एक सफ में नहीं खड़े होने देते। तलबा बहुत सियाणे हैं, उन मुस्तकबिल का पाकिस्तान वही है ना, तो मुस्तकबिल सवारना जानते हैं, उनको आप एक जगह जमा नहीं होने देते। और हम अपने गली मोहल्ले के मसले अपने गली मोहल्लों में हल कर सकते हैं, मगर आप लोकल गवर्नमेंट्स को फाल नहीं होने देते। तो ये कौम, मिनहसुल कौम, अपने मसाइल का हल निकाल लेगी जब तक आप ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के ऊपर नहीं जाएंगे, और जब तक आप जमहूरियत के ये मौके नहीं ओपन करेंगे, ताकि ये डिपेंडेंट ना हो कि जब तक लाहौर से आवाज नहीं आएगी तब तक सादकाबाद से पिंडी तक एक पत्ता नहीं हिलेगा। सादकाबाद के दरख्त और पत्ते और शजर सादकाबाद के अंदर हिल सकते हैं, और पिंडी के मसले पिंडी में हल हो सकते हैं, और केपी के हर जिले के मसले उसके हल में हो सकते हैं, जैकोबाद के जैकोबाद में और कराची के कराची में। और साथ में ये भी जरा देखिए कि हमने ये कितना शहर जो है डिफेंस मिनिस्ट्री को या प्राइमरीली मिलिट्री को बांट दिया है कंटोनमेंट बना बना के। कराची शहर में तो 6 कंटोनमेंट है, हर दूसरी गली के बाद जो है ये टेरिटरी फेडरल की बन जाती है, मेयर का इख्तियार ही खत्म हो जाता है। ठीक है, वो हम उस बहस में नहीं जा रहे कि मेयर वैसे कितने फाल हैं और हुकूमत कितनी अच्छी है सिंध की, बट ये जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करके एक मेस बनाया हुआ है, इसको भी क्लियर करने की, इस क्लटर को क्लियर करने की जरूरत है। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे काम कीजिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स डिमांड कीजिए। पाकिस्तान का तारीख का सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी लीडर, जिसके हम आज गुन नहीं गा रहे, जिसके हम यकीनी तौर पे 50 साल बाद भी गुन गाएंगे, वो होगा जो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ला के सिस्टम को ऑटो पे डालेगा और आवाम के हर तबके को एंगेजमेंट के और एम्पावरमेंट के एवेन्यूज देगा पॉलिटिकली। Thank you so much, sir, for sharing your perspective. And thank you, everybody, for watching it. I am Haya Haq, founder of Jandar Animal Welfare Organization, and we will surely bring more episodes for you. Thank you, and Allah Hafiz.